हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम टू लर्नर्स हब। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। अपने लास्ट वीडियो में हमने जीव जगत के बारे में चर्चा की थी और उस चैप्टर में हमने पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, इन सब के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर और आगे के चैप्टर्स को आप आपस में कनेक्ट कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम सीखने वाले हैं जीवों में अनुकूलन के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि अनुकूलन क्या होता है। तो परिभाषा के रूप में अगर आप देखें तो आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना और आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो जीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। आसान भाषा में समझें तो आप जिस परिवेश में रहते हैं आप उसके अनुकूलित कैसे हैं, क्योंकि आप वहाँ पर सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे हैं। अपने भोजन की, सुरक्षा की अनुकूल दशाएं सारी उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ पर इसलिए सफलतापूर्वक सर्वाइवल कर पा रहे हैं, यानी कि आप उस विशेष पर्यावरण के लिए अनुकूलित हैं और आप की आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना सभी उस विशेष पर्यावरण के अनुकूल हैं। तो ये है अनुकूलन। आप जानते हैं सजीवों का वास स्थान। वास स्थान समझते हैं? आप जहाँ पर रहते हैं तो क्या उसे ही वास स्थान कह देंगे? आप नदी में रहने लगें, क्या उसे आपका वास स्थान कह देंगे? नहीं, आपका वास स्थान वो नहीं होगा। किसी भी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है वो तो आवास कहलाता है, लेकिन आपके वास स्थान में आपके भोजन, वायु, जो शरण स्थल है, सुरक्षा और भी जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी के लिए आप उस वास स्थान पर निर्भर हैं। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, चाहे भोजन की हो, सुरक्षा की हो, प्रजनन की हो, शरण स्थल, सुरक्षा, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वो आपकी पूरी हो पा रही हैं, तभी आप उसको अपना वास स्थान कह सकते हैं। तो ऐसे ही पौधों और जंतुओं का भी वास स्थान होता है। तो जो स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु हैं उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं, और जहाँ पौधे और जंतु जल में रहते हैं वो जलीय आवास कहलाता है। जल में रहने वाले जीवों को आप जलीय जीव कह देंगे। जलीय जीव से आप समझ गए कि हाँ, जल में रहने वाले जीव हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मछली, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, ये कुछ जलीय पौधे हैं। और जो स्थल पर पाए जाने वाले जीव हैं उनको स्थलीय जीव कह देंगे। जैसे गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, ऐसे बहुत सारे जंतु आप अपने आसपास देख सकते हैं। और पेड़ पौधे भी, जैसे नीम, आम, अमरूद, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे भी, तो इन सभी को कहते हैं स्थलीय जीव। और रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवों को मरुस्थलीय जीव कहते हैं। जैसे ऊंट आप जानते हैं कि मरुस्थल में पाए जाने वाला जंतु है, और बबूल, नागफनी, ये सब मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जल में भी वास करते हैं और स्थल में भी, तो उन्हें कह देते हैं उभयचर, क्योंकि वो जल और स्थल दोनों जगह रह सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि सजीवों में अनुकूलन और रूपांतरण कैसे परिस्थिति के अनुसार सजीव अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जलीय अनुकूलन, यानी कि जो जल में वास करने वाले पौधे और जंतु हैं उनमें कैसे अनुकूलन होता है, कैसे वो उस वातावरण के लिए अनुकूलित हैं, कैसे उनकी शरीर की आकृति, संरचना, रंग, रूप, सब ये सब मैटर करता है उस परिवेश पे जहाँ पर वो निवास करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप मछली का उदाहरण लेते हैं और इससे समझते हैं। तो जो मछली है ये जलीय जंतु है और इसके शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। जलरोधी शल्क पाए जाते हैं और इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती हैं। अब जल पे हमारी तरह से तो ये सांस नहीं ले सकते ना, और इनकी शारीरिक संरचना भी हमारी जैसी नहीं है, इनका श्वसन तंत्र हमारे जैसे विकसित नहीं है, तो इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं होती हैं, जैसे कि क्लोम,
जिसे गिल भी कहते हैं, तो ये होती हैं। तो गिल, इस क्लोम के माध्यम से ये लोग श्वसन करते हैं और ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन, श्वसन में जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित और चपटे पंख वाला होता है और आँखों में निमेशक पटल होती है। अगर आप ऐसे ही पानी में चले जाएंगे तो हो सकता है आँखों में पानी चला जाए, लेकिन इनकी आँखों में निमेशक पटल होती है। मतलब कि आप देखिए कि इनका शरीर कैसे उस जलीय वातावरण के लिए अनुकूलित है। क्योंकि अगर आपको जल में छोड़ दिया जाए, मान लीजिए आपको छोड़ दें 2-4 घंटे के लिए, क्या होगा? आपके स्किन सिकुड़ने लगती है। अगर आपने कभी देखा भी होगा कि अगर आप बहुत देर तक पानी में रहते हैं तो आपकी स्किन सिकुड़ने लगती है, यानी कि आपका शरीर उस जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। लेकिन जो जलीय जंतु हैं, मतलब जो मछली हैं या जो भी जलीय जंतु हैं, उनका शरीर ऐसे ही डिज़ाइन ही किया गया है कि ताकि उस वातावरण के लिए अनुकूलित है, इसीलिए वो जल में निवास करते हैं। उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति उस परिवेश में हो पा रही है। तो ये मछली के बारे में हमने जाना। अब मेढक भी तो वो जल में और स्थल में दोनों जगह रह सकता है। तो मेढक के जो पश्चपाद होते हैं, यानी पिछले पैर होते हैं, उनमें जो पाद जाल, उसके पैर अगर आपने देखे होंगे तो पाद जाल होता है, तो वो उसके थ्रू जल में तैर पाता है। और जो उसकी लंबी लंबी मांसपेशियां हैं वो उसे भूमि पर कूदने में सहायता करती हैं। वो मेढक उछलता है ना, तो उसकी लंबी मांसपेशियां हैं, उनकी सहायता से वो भूमि पर कूदने में सहायक होते हैं। और जो मेढक है उसकी यह विशेषता है कि वो जब जल में वास करता है तब वो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, और जब वो जमीन पर आ जाता है स्थल पर तब वो फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। तो ये विशेषता है मेढक की। अच्छा, और कौन सा जंतु है या इंसेक्ट है जो त्वचा और फेफड़े दोनों द्वारा श्वसन कर सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब जानते हैं कि जलीय पौधों में कैसे अनुकूलन होता है। कुछ पौधे होते हैं जो जल में रहते हैं, तो उनमें कैसे अनुकूलन होता है? क्योंकि अगर आप जैसे स्थलीय पौधे हैं, नीम, आम या कोई भी और भी पौधे जो स्थलीय में आप अपने आसपास देख रहे हैं, अगर आप उनको जल में डाल देंगे तो थोड़ी देर बाद वो सड़ जाएगा, या 1 दिन में 2 दिन में। अगर सब्जियां देखते हैं, हरी सब्जियां आप लेके आते हैं, अगर आप पानी में कुछ दिन पड़ी रही 1-2 दिन तो सड़ जाती है ना। हाँ, क्योंकि वो स्थलीय वातावरण के लिए अनुकूलित है, ना कि जलीय वातावरण के लिए। तो कुछ जलीय पौधे हैं जो वो कैसे अनुकूलित हैं अपने वातावरण के लिए, ये जानते हैं। इनमें क्या विशेषताएं होती हैं कि वो उस वातावरण के लिए अनुकूलित हैं। इन पौधों का शरीर कोमल और कमज़ोर होता है। ये बात हो गई। क्योंकि इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है। अच्छा, यानी कि इन पौधों का शरीर क्यों इतना कोमल होता है, इतना कमज़ोर होता है? क्योंकि इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक, एक ऊतक है मृदु ऊतक, ये अधिकता में होता है, इसलिए ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए वेलिसनेरिया, सिंघाड़ा, हाइड्रिला, ये कुछ जलीय पौधों के उदाहरण हैं। और क्या विशेषता होती है इन पौधों में? इन पौधों की पत्तियों में रंध्रों का अभाव होता है। जैसे हमारे जो स्थलीय वातावरण में जो पेड़ पौधे हैं वो कैसे श्वसन करते हैं? रंध्रों के माध्यम से, और इस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रंध्रों के माध्यम से ऐसे ही होती है। लेकिन जलीय पौधे वो तो जल में रहते हैं अंदर, तो उनमें रंध्रों का अभाव ही होता है। और जो जड़ तंत्र है, उनका जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है, यानी कि बहुत कम विकसित होता है। उनका तना, पर्णवृंत और पत्तियों में अधिक वायु कोश होते हैं, यानी कि जलीय पौधे होते हैं जो वो स्पंजी और हल्के हो जाते हैं क्योंकि उनमें वायु कोश है, जैसे कि जलकुंभी। तो जलीय पौधों के सभी भागों पर मोम की एक परत पाई जाती है जो उनको पानी में सड़ने से बचाती है। देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने बताया कि जलीय पौधों के सभी भागों पर मोम की एक परत पाई जाती है जो उनको पानी में सड़ने से बचाती है। वरना अगर आप कोई बाहरी सब्जियां या वगैरह ऐसे पेड़ पौधे अगर कुछ भी डाल देंगे तो कुछ दिन में सड़ जाएगा, लेकिन ये पौधे नहीं सड़ते क्योंकि उनमें एक मोम की परत पाई जाती है जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। और इसीलिए इन विशेषताओं के कारण ही जलीय पौधे अपने वातावरण के लिए अनुकूलित हैं।
अब जानते हैं स्थलीय अनुकूलन के बारे में, यानी कि जो जीव स्थल में निवास करते हैं, जीव पौधे, तो उनमें कैसे अनुकूलन होता है। अब स्थलीय जंतु तो आप अपने आसपास बहुत सारे देख रहे हैं, बिल्ली, कुत्ता, सियार, शेर, भेड़, हिरन, इन सब में। तो इन सब में विशेषता क्या है, ये जो जानवर हैं इन सभी में चलने के लिए 4 पैर होते हैं। आपके नहीं, आपके 2 ही हैं। तो इनमें सबके 4 पैर होते हैं और इनमें श्वास लेने के लिए विकसित श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, इनका श्वसन तंत्र विकसित है। और जो स्थलीय वृक्ष होते हैं जैसे कि नीम, आम, बबूल, ये सब, तो इनका तना बहुत ही मजबूत और इनकी पत्तियां भी चमकीली चौड़ी होती हैं। और इनकी विशेषता क्या है स्थलीय वृक्षों की, कि इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। मैंने बताया ना पहले कि इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है, ये रंध्रों द्वारा ही श्वसन करते हैं और इनका जड़ तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है। तो स्थलीय आवास में हम पहला देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, जो मरुस्थल में रहते हैं जंतु, उनमें कैसे अनुकूलन होता है। तो मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप जानते ही हैं कि मरुस्थल में पानी की कमी, तेज़ धूप, गर्म रेत पर चलना, ये सब सिचुएशंस उनको फेस करनी पड़ती हैं डेली, जो चाहे वो पौधे हों, जंतु हों, मनुष्य हों, सभी को ये सारी सिचुएशन वहाँ फेस करनी पड़ती हैं। मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदुरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर, गद्देदार तलवे, ये सब क्या है, उनकी शारीरिक संरचना उनको रेगिस्तान में दौड़ने के लिए या रेगिस्तान में वास करने के लिए अनुकूलित कर देते हैं। जैसे ऊँट को ही आप देख लीजिए, ऊँट को चित्र में, तो ऊँट में क्या होता है, ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं और वो ऊँट के पैर इतने लंबे भी तो होते हैं ताकि वो रेत की गर्मी से बचा रह सके, वरना अगर आप चलने लगेंगे तो आपके पैर तो जलने ही लगेंगे, है ना। तो ऊँट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाती है। अब ऊँट के पैर लंबे हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से बचा रहता है। और एक विशेषता और क्या, कि ऊँट को पसीना भी बहुत कम आता है, मतलब आता ही नहीं, क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है, इसीलिए वो जल के बिना भी इतने दिनों तक रह लेते हैं। आपको छोड़ दिया जाए, आप एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह पाएंगे, है ना, लेकिन वो रह लेते हैं मरुस्थल में, क्योंकि वो मरुस्थल में वास करते हैं, इसलिए वहाँ के लिए अनुकूलित हैं और वो रह लेंगे कुछ दिन। उनका शरीर सारे बॉडी फंक्शंस भी वैसे ही होते हैं। अब उनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है तो वाष्पोत्सर्जन भी कम होता है जब, तो वो रह लेते हैं इतने दिनों तक बिना पानी के। और कौन कौन से जंतु हैं, जैसे मरुस्थल में और भी रहने वाले जंतु हैं, चूहे हैं, सांप हैं। इनमें ऊँट की तरह लंबे पैर तो नहीं होते, लेकिन दिन की गर्मी से बचने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब रात में क्या होता है, जब तापमान ठंडा हो जाता है तो रेगिस्तान भी ठंडा हो जाता है, तब ये बाहर निकलते हैं। तो इस तरह वहाँ के जंतु अपने आप को उस परिवेश के अनुकूलित कर लेते हैं। अब मरुस्थलीय पौधों की बात अगर करते हैं तो इनका तना मांसल, चपटा, हरा और स्पंजी होता है और जो भोजन के बनाने के साथ जल संचित करने का भी कार्य करता है। नागफनी को अगर आपने देखा होगा तो उसका तना मांसल होता है ना, मोटा सा, उसकी जो पत्ती ही उसका तना बन गई है। ठीक है, वो तना है, वो मतलब पत्ती जैसी संरचना है वो, लेकिन पत्ती नहीं है, वो तना है उसका। ठीक है, नागफनी में। और इनका जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ होता है और ये कभी कभी, ये जो मरुस्थलीय पौधे हैं, जल इनको मिलता नहीं, इनको जल की कमी रहती, तो ये लोग क्या करते हैं, जल को प्राप्त करने के लिए बहुत गहराई तक चले जाते हैं। खेजड़ी ट्री, अगर आपने इसका नाम सुना हो, ये भी वहीं पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो ये बहुत गहराई तक जाते हैं जल के लिए। तो जो नागफनी है, इनमें जैसे पत्ती जैसी संरचना है, उसका तना है और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में ही होता है और इनका तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। क्योंकि इनको जल बहुत कम मिलता है तो ये जल संरक्षित करते हैं। और अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए गहराई तक चली जाती हैं। तो ये बात हुई मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन कैसे होता है।
और इनकी क्या विशेषता है, इनमें वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसके लिए ही कुछ पौधों में पत्तियां कांटों या शल्कों के रूप में पाई जाती हैं। आपने देखा नागफनी में भी, घीक्वार, सतावर, ऐसे कुछ पौधे हैं जिनमें पत्तियां कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं ताकि उनसे वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए। जो पानी मिला है तो उससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन ना हो पाए, वो संचित रहे। पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धंसे रहते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। तो ये अपने आप को, अपने शरीर को खुद अनुकूलित कर लेते हैं उस परिवेश के हिसाब से। जैसे कनेर का उदाहरण यहाँ पे। तो ये मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो वास करने वाले पौधे हैं, जंतु हैं, वो कैसे उस परिस्थितियों के अनुकूल हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है, और कुछ क्षेत्रों में तो शीतकाल में हिमपात भी होता है, बर्फ गिरती रहती है। पर्वतीय क्षेत्र में ये सब तो आम बात है। तो पर्वतीय क्षेत्रों के वृक्ष सामान्यतः शंकु आकार होते हैं, शंकु के आकार की। इनकी शाखाएं तिरछी, और कुछ वृक्षों की जो पत्तियां हैं वो सुई के आकार की होती हैं, आपने देखा होगा। इनसे वर्षा का जल और हिम सरलता से नीचे खिसक जाता है, यानी कि अगर उसमें बर्फ या पानी कुछ भी गिरता है तो वो उसमें रहता नहीं, वो फिसल जाएगा। ऐसी बनी, इस आकार से बनी ही होती हैं। यानी कि वहाँ के पौधे भी अपने आप को उस परिवेश के अनुकूल बनाए हुए हैं। और पर्वतीय क्षेत्र के जंतु वो भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल हैं। अगर आप देखें तो उनकी त्वचा पर देखें आप, बहुत मोटी त्वचा है और फर होते हैं उनके शरीर में जो उनके शरीर को गर्म रखते हैं। क्योंकि हिल स्टेशन, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ बहुत ठंड होती है, तो ऑब्वियस है उन्हें ठंड से बचने के लिए वो क्या करेंगे, तो उनके शरीर में ही प्राकृतिक रूप से इतनी मोटी त्वचा होती है और फर होते हैं जो उन्हें गर्म बनाए रखते हैं उस परिवेश में। तो ये जब बर्फ पर चलते हैं तो जो इनके पैरों को ठंड से बचाता है, इनकी मोटी त्वचा है इतनी, तो इनको उतनी ठंड नहीं लगती है, ठीक है। और जो पहाड़ी बकरी, इसके मजबूत खुर होते हैं और ताकि वो उस ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित हो सके। तो इनके शरीर पर जो मोटी त्वचा है और फर है, ये उनको उस ठंडे वातावरण से बचाए रखने में सहायक होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे वहाँ के किसी भी परिवेश के पौधे हों या जंतु हों, तो उनकी शारीरिक संरचना, आकृति, आकार, रंग, रूप, ये सब उसको उस परिवेश के अनुकूल करते हैं ताकि वो उसमें आसानी से सर्वाइवल कर सके, उसमें आसानी से जीवन यापन कर सके। अब आपको छोड़ दिया जाए पहाड़ी क्षेत्रों में इतने दिनों के लिए बिना किसी प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप जाते हैं हिल स्टेशन पे तो आप बढ़िया ऊनी कपड़े सब लेकर जाते हैं ना, अगर आप बिना प्रोटेक्टिव लेयर के आपको भेज दिया जाए तो आपका क्या हाल होगा, हैं आप, क्योंकि आप उस परिवेश के अनुकूल नहीं हैं। तो इसलिए आपको अलग से चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन उन्हें उनके पास तो है नहीं ये सारी चीज़ें, तो उनका शरीर ही वैसे डिज़ाइन किया गया है कि उनको उस परिवेश में कोई समस्या नहीं होती है। तो आप घास स्थल के बारे में बात करते हैं। घास स्थल पर पाए जाने वाले जंतु जैसे शेर, हिरण, बकरी, ये सारे हैं। तो जैसे शेर है, अब शेर का शरीर का रंग कैसे, थोड़ा सा मटमैला ऐसा होता है ना, भूरा, ताकि वो क्यों है, अब घास के सूखे मैदान में जब वो शिकार करने जाता है तो घास के सूखे मैदान में वो छिप जाता है ताकि उसका जो जिसको शिकार करने वाला है ताकि वो उसे देख ना पाए। तो उसके शरीर का रंग ही ऐसे है ताकि वो सूखी घास के मैदान है, अगर उसमें छुपेगा तो भूरा रंग थोड़ा सा उसका भी है, घास का भी रहेगा, सूखी घास का, उसमें छुप जाएगा तो दिखेगा ही नहीं। तो उसके शरीर का रंग ही ऐसे बना हुआ, और उसकी आँखें आपसे डबल ट्रिपल ज़्यादा दूर तक देख पाएगा ताकि शिकार, मतलब अगर बहुत दूर भी है ना तो भी वो देख लेगा। और जैसे हिरण की बात करें, अब हिरण को तो बचना होता है ताकि शेर या और भी कोई जानवर, बड़ा जानवर उसे खा ना ले। अब उसको बचने के लिए कैसे वो क्या करता है, उसके जो मजबूत दांत हैं वो पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए सहायक होते हैं। और जो उसके सिर हैं, सिर के बगल में दोनों तरफ आँखें होती हैं, तो दोनों ओर स्थित आँखें उसकी प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। और उसके कान, लंबे लंबे कान, ये शिकारी की गतिविधि की जानकारी इसको दे देते हैं। फील हो जाता है इन्हें कि आसपास कोई गतिविधि हो रही है, तो इन्हें ये समझ जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं।
और हिरण की तेज गति, बहुत तेज भागता है हिरण, तो इसकी तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। तो ये जंतु कैसे अपने परिवेश के अनुकूल हैं, और सबको इतनी समझ है कि कैसे शिकार, इसको पता है हिरण को कैसे अपने शिकारी से बचना है, और शेर को पता है कि कैसे शिकार करना है। तो ये सब अपने जीवन यापन के लिए कैसे अनुकूलित हैं, और इनकी शारीरिक संरचना भी उस परिवेश के लिए अनुकूलित है, कैसे अनुकूलन प्रदान करती है। और जिस वास स्थान पर ये रह रहे हैं वहाँ उनकी सारी नीड्स पूरी हो पा रही हैं। अब ऐसे ही वायवीय अनुकूलन, यानी कि जो पक्षी वायु में रहते हैं, या इंसेक्ट्स वगैरह, वो सॉरी इंसेक्ट्स नहीं, वो कीट पतंग, ये सब, ये तो वायु में रहते हैं। तो ये कैसे उस वायवीय परिवेश के लिए अनुकूलित हैं। कीटों में अनुकूलन, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। तो होता क्या कीटों में, जब ये उड़ते हैं तो इनके 2 जोड़ी पंख होते हैं, ये फैला लेते हैं, और इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं, यानी कि अब इनमें हमारी तरह श्वसन तंत्र नहीं होता है, ये इनके शरीर में ही छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनके थ्रू ये सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो जिनसे जो सांस रंध्र होते हैं, इनसे इनके शरीर में हवा भरती है और निकलती है, ठीक है, वैसे ही उसी से सांस लेते हैं, और इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, क्योंकि इनके शरीर में ही रंध्र पाए जाते हैं ऊपर, उसी से श्वसन करते हैं, हवा बाहर निकलती है, भरती है, तो इसी से इनका शरीर हल्का हो जाता है और ये उड़ते रहते हैं। अब आप नहीं उड़ेंगे, है ना। तो इन कीटों में क्या, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, ऐसे बहुत सारे कीट हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। अगर बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों में क्या होता है, इनमें कैसे उड़ने हेतु तो अनुकूलन होता है। पक्षियों का शरीर भी वायवीय वातावरण के अनुकूल होगा, तभी ये वहाँ पर वास कर पाते हैं। इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है और धारा रेखित होता है, इनका शरीर भी धारा रेखित होता है। तो इनके जो अग्रपाद हैं, आगे वाले पैर, ये पंखों में रूपांतरित हो गए होते हैं। 2 ही पैर होते हैं ना, तो जो आगे के पैर हैं वही रूपांतरित होकर पंख बन गए, तो जो उनको उड़ने में सहायता करते हैं। और इनकी जो हड्डियाँ, अस्थियाँ खोखली होती हैं, उनमें वायु भरी होती है, इसीलिए उनका शरीर इतना हल्का होता है। तो इस तरह पक्षी भी अपने वायवीय वातावरण के लिए अनुकूलित है। तो आज हमने समझा कि जीवों में, किसी भी परिवेश में जिसमें वो वास करते हैं, जो उनका वास स्थान है, उसमें रहने के लिए कैसे उनका शारीरिक संरचना, उनकी आकृति, आकार, रंग, रूप, सब कैसे उस परिवेश में उनको अनुकूलन प्रदान करते हैं, ताकि उनकी सारी नीड्स वहाँ पर फुलफिल हो पाएँ। तो आशा करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपको ये सेशन कैसा लगा, आप इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।